हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रिज्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुविकल्पीय की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखने के लिए बहुत कम पूछा जाता है। इससे कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं वहाँ से सवाल कई बार पूछे गए हैं, जिनकी चर्चा आज हम सबकी सीक्वेंस वाइज करेंगे। अब इसकी चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, जो कि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के 3R होते हैं, रीड, रेगुलर और रिवीजन। आप पढ़ो भी और रेगुलर पढ़ो और रिवाइज भी करो। तीनों में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, हम आज रिवाइज कर लेते हैं निकट दृष्ट दोष को। निकट दृष्ट दोष क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक, आगे ये होता कब है? 10 से 15 वर्ष की आयु में होने की संभावना रहती है। तीसरा पॉइंट जो लिखना है आपको वो ये लिखना है कि इस दोष में जो निकट बिंदु होती है वो और पास आ जाती है। ये 3 बिंदु आपको पहले हेडिंग डालना है, निकट दृष्ट दोष, उसके नीचे तीनों लिख देना है। फिर कारण लिखना है। कारण क्या होता है? वक्रता का अधिक हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा कारण होता है गोलक का आकार बढ़ जाना या लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक, ये हुआ। उसके बाद आप 3 चित्र बनाएंगे। 3 चित्र क्या होगा कि एक पहला चित्र होगा कि पास स्थित बस से 2 किरणें निकलेंगी और लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर मिलेंगी, वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरी कंडीशन आप दिखाओगे अनंत, मतलब बहुत दूर से 2 समांतर किरणें आएंगी और लेंस से अपवर्तन के बाद वो रेटिना के पहले ही मिल जाएंगी, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। तीसरा चित्र आप बनाओगे निवारण के लिए, उसमें हेडिंग डालोगे निवारण। निवारण में क्या होगा कि आप अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब पास की वस्तु तो आपको दिख ही रही है, दूर की वस्तु को आपको देखना है। तो होता क्या है कि जो दूर से किरणें आती हैं, जब अवतल लेंस पर वो आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के फलस्वरूप दूर बिंदु, मतलब निकट दृष्ट दोष ग्रसित व्यक्ति के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और जब वो लेंस पर गिरती हैं तो लेंस पे गिरने के बाद, लेंस किस लेंस की बात कर रहा हूं? नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस पर जब गिरती हैं तो फिर जब वो अपवर्तित होती हैं तो रेटिना पर जाकर मिल जाती है और वस्तु की प्रतिबिंब बन जाती है। आज का ये रिवीजन था। ऐसे ही मैं हर दिन एक टॉपिक आपको रिवाइज कराऊंगा। अब बात आती है प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है जो 2 किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जिसे आप ये देखें, ये पृष्ठ जो है समतल है, ये भी समतल है, लेकिन ये किसी कोण पर, यहाँ देखिए कोण जो है किसी कोण पर क्या है? झुकी है। तो आप लिखोगे लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो 2 किसी कोण पर झुकी समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो आप ये परिभाषा इसकी लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे AB और AC, AB और AC इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब ये जो यहां पर कोण बन रहा है, ये वाला कोण, अब मैं कोण BAC को बोलते क्या है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण कहेंगे या इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। 2 नामों से हम इसको जानते हैं। इतनी चीज आपको प्रिज्म हेडिंग डालने के बाद आपको लिखनी होगी। फिर जब आप हेडिंग डालेंगे अगली, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ठीक है ना। अच्छा, इसको अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका है, लेकिन जो की पॉइंट थी, मेन पॉइंट थी, मैं उसको आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो या कह सकते हैं समतल पृष्ठों को मिलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। इसको भी आप लिख दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि अपवर्तन कैसे होता है। देखिए, एक कोई प्रकाश किरण PQ है, जो अभी देखो यहां माध्यम क्या है? वायु। और ये जो कि प्रिज्म किससे मिलकर बनी है? कांच से मिलकर बनी है, ठीक है। तो वायु एक विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम है।
एक प्रकाश किरण कहां पर गिरी, बिंदु Q पर। जब बिंदु Q पर गिरी तो चूंकि प्रकाश किरण कहां जा रही थी, वायु से कहां प्रवेश कर रही थी, कांच में, इसलिए क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका हो गया आई। तो देखो इस किरण को वास्तव में कैसे जाना था, ऐसे चले जाना था, लेकिन जब इधर थी तब वो वायु में थी, जब अंदर गई तो वो कांच में गई। मतलब क्या निकला कि वायु विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में गई तो अविलंब की ओर क्या हुआ, ये झुक गई। ये आपकी समझ लीजिए अविलंब की ओर। इसको मैं I1 कर देता हूं, इसको मैं R1, क्योंकि आपको पता है आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अविलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर देखिएगा ये QR किरण आगे बढ़ी, उसके बाद बिंदु R पर गिरने के बाद ये बाहर निकल गई। अब ये जब बाहर निकलेगी तो अब कहां जा रही है, ये कांच से वायु जा रही है, मतलब सघन से विरल। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल जाती है तो दूर हट जाती है, किससे, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा I1 और ये समझ लीजिए हो जाएगा R। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। तो इसमें कोई बहुत कठिन चीज आपको नहीं था। देखो ऐसे आप लिखोगे PQ किरण जब अपवर्तक पृष्ठ पर गिरती है, अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर गिरती है तो वहां पर हम एक अविलंब खींचते हैं। प्रकाश किरण जब अंदर प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, फिर जब बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं कि आप उस बात को कैसे लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका यही है कि यहाँ वायु है, यहाँ कांच है, फिर यहाँ वायु है। जब वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी, और जब कांच से वायु में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद जब हम ऐसा करें कि आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, इसको आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं, और जो निर्गत किरण है उसको हम क्या करें, पीछे बढ़ाएं। आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो यहां पर एक कोण बनेगा जिसको हम डेल्टा, जिसको हम किससे लिखेंगे, डेल्टा से लिखेंगे, और उसको पढ़ेंगे क्या, विचलन कोण। ठीक है ना। आप कहोगे, पूछा जाए विचलन कोण क्या होता है, तो आप बताओगे आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये किरणें बिंदु D पर मिलती हैं, और इनके बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन का मतलब देखो, इसको जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे घूमकर यहाँ पहुंच गई, तो कितना वो अपने रास्ते से विचलित हुई। ठीक है, जो कितना विचलित हुई ये कौन बताएगा, विचलन कोण। अगर विचलन कोण कम है इसका मतलब ये विचलित कम हुई है, विचलन कोण ज्यादा है तो इसका मतलब ये विचलित ज्यादा हुई है। ठीक है, आपको ये बात देखना है। अब इसी में थोड़ा सा मैं जब और आगे बढ़ता हूं तो हमें एक चीज देखने को मिलता है कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट एक समझो, जैसे आई है और ये डेल्टा है। ठीक, मान लीजिए पहले आई था 10 और ये मैं 20 पर लिख देता हूं। ठीक, अब होता क्या है कि जब आप आई का मान बढ़ाते हो तो डेल्टा का मान घटता है। अब आपने इसको 11 किया, ये कितना हुआ, 19 हो गया। आपने इसको 12 किया, ये हो गया 18। फिर आपने इसको 13 किया, ये हो गया 17। फिर आपने इसको 14 किया और ये फिर 18 हो गया। अब यहां से मैंने सीखा क्या कि शुरू में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे आपका आई का मान बढ़ रहा था, यहां तक आई का मान बढ़ रहा था तो इसका मान क्या हो रहा था, विचलन कोण का कम हो रहा था।
उसके बाद एक विशेष आपतन कोण के बाद फिर जब आपने आपतन कोण को बढ़ाया तो ये क्या हुआ, विचलन कोण बढ़ना शुरू हो गया। तो जो सबसे कम विचलन था वही हमारा क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन। जो सबसे कम विचलन था वो क्या कहलाएगा, न्यूनतम विचलन। आप इसको अपना लिखेंगे, हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां पर आप देखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण कम होता है। एक विशेष आपतन कोण के बाद विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। जो सबसे कम विचलन कोण का मान होता है उसी को हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको लिख देना है। इसके बाद हम इसको यहां से इरेज करते हैं और हम थोड़ा सा और आगे इसमें पढ़ते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो विचलन कोण होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक आपतन कोण पर, इस पर आपतन कोण पर। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, व्यक्त करते हैं आई से। और दूसरा ये पदार्थ पर, पदार्थ के अपवर्तनांक। पूछा जाए अपवर्तनांक क्या होता है भैया, तो आप बताओगे ये होता है चालों का अनुपात। ठीक है, जो चालों का अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। चर्चा कर देता हूं कि n बराबर होता है, जैसे ए एन डब्ल्यू लिख दिया, तो ये हो जाएगा वी ए बटे वी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम ए में चाल और माध्यम डब्ल्यू में चाल का जो अनुपात होगा उसी को हम अपवर्तनांक कहेंगे। इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये सबसे पहले आपको देखने को मिला था स्नेल के नियम में। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम हमें यह बताता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक ही रंग के लिए आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है। जब उसी नियत को हटाते हैं तो इसको हम 1n2 लिखते हैं। ठीक है, ये हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो विचलन कोण होता है वो आपतन कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब एक फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का के अपवर्तनांक का सूत्र वो क्या है, n बराबर होता है साइन आई प्लस डेल्टा m बटे 2 और साइन a बटे 2। अब यहां पूछा जाए, मैं सब चीज बताता हूं। I का मतलब आपतन कोण, डेल्टा m का मतलब न्यूनतम विचलन, a का मतलब प्रिज्म कोण, मैं लिख भी देता हूं। और एक बात जानना, सॉरी यहां पर I जो लिखा है ये a रहेगा। I बराबर होता है a प्लस डेल्टा m बटे 2 और r बराबर होता है a बाई 2। ये इतना इस टॉपिक में था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट केवल ये है कि प्रिज्म कैसे कहते हैं, 1 नंबर में आ सकता है। विचलन कोण पूछ सकता है कि न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, 1 नंबर में। सूत्र, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट पूछ ये सकता है, ये जो मैंने लाइन लिखा है कि विचलन कोण किस पर निर्भर करता है, तो आपतन कोण पर निर्भर करता है और पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ज्यादा कुछ इसमें से पूछेगा नहीं। आगे भी इस पे बड़ विक्षेपण वगैरह है जो इसी प्रिज्म पर आधारित है, वहां से क्वेश्चन काफी मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस पर आपको एक मैं सवाल भी करा देता हूं, क्योंकि सवाल भी पूछा जा सकता है, तो हम किसी टॉपिक में कुछ इस छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें दिया क्या है बेटा, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण। तो आपको मैंने बताया था कि प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है और वो ए से लिखा जाता है और दिया कितना है 60। फिर कह रहा अल्पतम विचलन। अब बेटा चाहे वो न्यूनतम विचलन कहे चाहे अल्पतम विचलन कहे, दोनों एक ही बात है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। मैं तुरंत सूत्र लगाऊंगा, n बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, फिर साइन ए बटे 2। अब देखिएगा बेटा लोग, साइन ए का मान कितना है 60, डेल्टा एम का 38 बटे 2 बटे साइन ए का मान 60 बटे 2। तो आप लिख सकते हैं n बराबर, देखो 60 और 38, तो 60 और 30 90, और 90 और 8 98, तो साइन 98 बटे 2 और बटे साइन 60 बटे 2। अब आप इसको लिख सकते हैं साइन 49 बटे साइन 30। ठीक, मैं आगे कर देता हूं, हमको भाई थोड़ा झुकना ना पड़े। n बराबर, हालांकि झुकना बहुत जरूरी है, ये भी जान लीजिएगा। n बराबर साइन इतना दिया है, ठीक है। साइन 45 अंश का मान कितना दिया बेटा, यह सवाल में दिया है 75, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, जो आपको पता होगा। ठीक है, अब ये जो 2 है चला जाएगा ऊपर, तो 0.75 गुणे 2 बटे 1, तो 75 दूना कितना होता है 150 लिख दिए। अब दशमलव कहाँ लगाएं, तो देखो दशमलव के बाद 2 गिनती हैं, तो मैं इधर से चलूँ 1 2 गिनती के बाद दशमलव लगा दूंगा, तो n बराबर हो जाएगा 1.50। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, इसमें बेटा जो 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, दोनों टाइप मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं, और सारी चीजें इस टॉपिक के आ जा रही है इसी क्वेश्चन के बाद। अब आप इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए दिया क्या है, तो देखते हैं दिया क्या है। 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो ये क्या दिया, 60 डिग्री कोण वाले कांच के प्रिज्म, तो एक जो ये कांच की, मान लो ये कांच के प्रिज्म है, इसका कोण ये कितना दिया है 60, और ये कोण क्या होता है, ये कोण जो होता है इसी को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। तो a बराबर क्या हो गया 60, अपवर्तनांक दे रहा है √2। ठीक, अब कह रहा अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण। तो मैं फार्मूला n बराबर क्या होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, फिर साइन a बटे 2। ठीक है, साइन a का मान कितना है 60, डेल्टा m को हमें पता नहीं, तो हमें पता नहीं, तो नहीं पता, क्या करें उसी को निकालना है। साइन a/2, तो साइन a/2 क्या हो गया 60 बटे 2, मैं लिख भी देता हूं। n बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये हो जाएगा साइन 30 अंश। अब n का मान क्या है √2, और ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये जो बटे में साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जब आगे कैलकुलेशन को बढ़ाऊंगा, तो कैलकुलेशन क्या कहेगा, ये √2 ऐसे रह गया, और ये जो नीचे 2 है ये चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। ये अब ऐसा ना कर देना इस 2 को इस 2 से काट दो, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये वाला 2 जो है ये कोण के अंदर है, ये कोण में है, और ये वाला 2 कोण में नहीं है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2, और ये वाला इसके नीचे चला जाए √2 बटे 2। तो एक पहले मैंने न्यूमेरिकल करते समय बताया था आपको कि होता क्या बेटा, कि ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया, ये आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और 1/√2। अब साइन का मान जो है 1/√2 कब होता है, तो होता है 45 पर, तो मैं लिखूंगा इतना बटे 2, और यहां मैं कर दूंगा 45। तो ये जब जिसमें ये बटे 1 कर दो, तिरछा गुणा होगा, तो 60 प्लस डेल्टा m बराबर 45 दूना 90, तो डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, डेल्टा m बराबर आपका आ गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 30 डिग्री आ गया।
और ये तो आपका केवल पोर्शन हुआ पहला। अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपतन कोण। तो फिर ठीक है, हम आपतन कोण भी निकालते हैं। आई बराबर क्या होता है, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो आई का मान क्या, ए का मान क्या है 60, डेल्टा एम का मान क्या है 30 और बटे 2। तो आपको पता 60 30 90 बटे 2 और इसको काट दोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे आर बराबर क्या होता है, ए बटे 2। ए का मान 60 बटे 2 काट दिया आपने, क्या आ गया 30। ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब ये जान लीजिए इस टॉपिक में जितना मैंने अभी पढ़ाया इसके बाहर कुछ भी किसी की हैसियत नहीं है कि वो आपसे सवाल बनाकर पूछ ले। बस आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे टर्म याद रखने हैं। जो विचलन कोण होता है किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, और प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म जो है किस पदार्थ से बना है वो होता है। उसके बाद न्यूनतम विचलन में आपको पूरा समझा कर लिखना होगा कि हम आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण घटता है। एक विशेष आपतन कोण पर के बाद जो विचलन कोण होता है वो बढ़ना शुरू होता है। तो जो सबसे कम विचलन कोण का मान होता है उसी को हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। अगर कहते हैं विचलन कोण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं बताओगे, आपतन कोण को आगे बढ़ाने, सॉरी आपतित किरण को आगे बढ़ाने, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें बिंदु डी पर मिलती हैं। इन किरणों के मध्य बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।